जी हां, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी या इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। उनके बारे में जानेंगे ऐसे 5 कदम, 5 निर्णय जो उन्होंने लिए और उसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका इंपैक्ट गया। दोस्तों जरा सोचिए, एक महिला जो दुनिया के अंदर एक नया देश बना देती है, एक महिला जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के को इतना जबरदस्त चकमा देती है कि अमेरिका को भी होश ठिकाने लाने पड़ते हैं कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये वो महिला जो गरीब को बैंकों तक पहुंचा देती है। ऐसी ही कुछ बातें, 5 पॉइंट आज मैं चर्चा करूंगा। यहां पर एक चीज का रिक्वेस्ट मैं आपसे पहले कर देता हूं, ना मुझे वर्तमान सरकार का पक्षधर कहिएगा, ना कांग्रेस का सपोर्टर कहिएगा। मैं यहां पे बहुत न्यूट्रल बात करूंगा और कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज यहां पे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी बात करेंगे, नेगेटिव की भी करेंगे, बिकॉज एक न्यूट्रल अप्रोच को बनाना सबसे नेक और सीधी बात होती है। वही कोशिश हमारे चैनल पे है। हमारी टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए, ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। मैं बात जो बोलूंगा सच्ची बोलूंगा, सारे इनसाइट आपको बताऊंगा और आपके कमेंट उसका इंपैक्ट मुझे बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं। मैं हूं नीरज पारेख। आज के इस वीडियो में 5 जबरदस्त बातें जो इंदिरा गांधी जी के बारे में आपको जाननी चाहिए, वो 5 ऐतिहासिक निर्णय जिन्होंने इस देश को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया। मेरे दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व को कई तरीके से महिमा मंडित किया जाता है। आप 2 ओपिनियन यहां पे देखेंगे, या तो जो आपको इंदिरा गांधी जी के पक्ष में बोलेगा तो वो एक्सट्रीम पॉजिटिव होगा, या तो एक्सट्रीम नेगेटिव होगा। लेकिन कोई भी पर्सनालिटी अपने गुण और दोषों से मुक्त नहीं होती। उसके साथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, तो हर पर्सनालिटी का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारी भी कुछ अच्छाइयां हैं, हमारी भी कुछ कमियां हैं। जब हमारी अच्छाई और कमी की तुलना की जाती है, तब जाकर के एक व्यक्तित्व निखर के आता है और उसी को हमें आइडल मान लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, शुरुआत का पहला डिसीजन इंदिरा गांधी जी का जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है कि इस दुनिया के अंदर जब बंगाल के अंदर पाकिस्तान का अत्याचार चरम पे था, बंगालियों को भाषा के आधार पर चुना गया और मारा गया कि सब उनकी जान ले ली जाती थी, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। तो जब बांग्लादेश के अंदर, जो बांग्लादेश समय था ही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर कराहते हुए लोग जब भारत की सीमाओं पे आ गए, तब वहां पे हमारे देश की प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि कुछ बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, उस समय पे जब पाकिस्तान के निर्माण के लिए भारत ने प्रयास शुरू किए, बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल बन चुका था। अमेरिका हो, चाइना हो, भारत के सीधे सीधे विरोध में खड़े थे, क्योंकि उस समय के ऊपर जो शीत युद्ध का दौर था, कोल्ड वॉर का पीरियड था, उस कोल्ड वॉर के पीरियड में अमेरिका की गोद में पाकिस्तान खुले तौर पे बैठा था और हम नॉन अलाइनमेंट के उस मोशन में थे। अब क्या होता है सर, कि जब ये सारी चीजें होने लगी तो इंदिरा जी ने कठोर निर्णय लिया, किसी की परवाह यहां पे की नहीं, और फाइनली शेख मुजीबुर रहमान का सहयोग किया और भारत ने दुनिया में एक नए देश का निर्माण कर दिया। ये बहुत साधारण और सरल निर्णय नहीं था। पूरी दुनिया का दबाव हिंदुस्तान के ऊपर पड़ रहा था। मेरे दोस्तों, बात है मार्च 25, 1971 की। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था और लाखों बंगालियों का नरसंहार शुरू कर दिया था। मेरे दोस्तों, बंगालियों को नरसंहार, बिकॉज हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी पे था। दूसरी चीज, अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें तो पाकिस्तान हमारे 2 सिरों पे बैठा हुआ था, तो उसकी एक भुजा को, एक आर्म को काटने का शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि भारत को भी कुछ अवसर की तलाश थी। अवसर पाकिस्तान ने दिया, बोला आ बैल मुझे मार, और ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। बंगालियों को चुन चुन करके मारा गया इस पाकिस्तान में, और उस समय पे 10 मिलियन के आसपास शरणार्थी, मान के चलिए 1 करोड़ के ऊपर शरणार्थी या रिफ्यूजीज हिंदुस्तान की शरण लिए, तो भारत ने उनकी मदद की। इमेजेस जो हैं वो रियल हैं, उसी टाइम की हैं। आपको थोड़ा सा ये विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। पाप कह लीजिए, पाप ही सबसे प्रॉपर वर्ड होगा। और बांग्लादेश जो आज ये जो नई अंगड़ाई लेकर के बैठा है, इसको इसकी औकात का पता होना चाहिए कि भाई तुम लोगों के ऊपर ये जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान ने हमले किए, अत्याचार किए, तो इंदिरा जी नहीं होती, हिंदुस्तान नहीं होता, तो तुम्हारा बेटा को अस्तित्व भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां से सर ये पहला जो बड़ा अवसर यहां पे आया। दूसरी चीज हो कह रही थी कि अमेरिका के साथ में पाकिस्तान बिल्कुल जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान अमेरिका को सीधा सहयोग कर रहा था। उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी थी। हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे। तो यहां पर सीधी सीधी बात समझिए, एक अप्रोच होती है आइडियलिस्ट अप्रोच, इंटरनेशनल रिलेशन में एक होती है रियलिस्ट अप्रोच। तो इंदिरा जी ने आइडियलिस्ट अप्रोच को छोड़ा और रियलिस्ट अप्रोच की तरफ आई। उनको ये चीज अच्छे से पता थी कि भाई अगर हमने यहां पे नॉन अलाइनमेंट का राग अलापा और आज भी हम सेपरेट बने रहे,
तो हमारी दुर्गति होने से कोई रोक नहीं सकता। तब वहां पे अपना स्ट्रैटेजिक मतलब जो अपने प्लान था वो चेंज किया और रशिया के साथ में एक पार्टनरशिप की, जिसका नाम क्या होता है सर, ये 20 वर्षीय मैत्री संधि, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई। 20 साल के लिए रशिया से, उस समय का यूएसएसआर से ये रिलेशन हुआ और बात क्लियर हुई कि भाई अब आप हमारे मुश्किल में हमारा साथ दोगे। मेरे दोस्तों, यही वो दूरदर्शिता थी इंदिरा गांधी जी की। उन्होंने जब ये किया, बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट में चाइना भी था, अमेरिका भी था, और अमेरिका ने तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे को कंट्रोल करने के लिए अपने नेवल शिप भी भेज दिए थे। वो तो रशिया का सहयोग था, यूएसएसआर का सहयोग था कि उसके प्रेशर से एक काउंटर बैलेंस हुआ और वहां पे होता क्या है, एक डिटरेंस जनरेट हुआ और हमें उसका जो खतरा हमारे ऊपर आया था वो टल गया। मेरे दोस्तों, यहां पे विशेष बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जब ये सैन्य कार्रवाई हुई, पाकिस्तान का नए देश का निर्माण हुआ, तो भारत को लेकर के लोगों का एक नजरिया डेवलप हुआ। बिकॉज इंडिया को जो फुली इग्नोर्ड पोजीशन में था, पाकिस्तान तो खैर अपने अस्तित्व में था ही नहीं, वो तो अमेरिका की बैसाखियों पे चल रहा था। इंडिया वाज ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन हिज फीट्स। लेकिन सर, उस कंडीशन में एक दूरदर्शी निर्णय, एक गहन निर्णय लेके रशिया के साथ में अपना जुड़ाव करना बहुत दूरदर्शी निर्णय था, ठीक है। लेकिन सर यहां पे देखो, आप पॉलिटिक्स की कहानी देखो। जैसे ही अगला इलेक्शन आया इमरजेंसी के बाद में, हम जिस नॉन अलाइनमेंट को लेकर के तकलीफ में थे, अब इंदिरा जी ने निर्णय लिया। सही बताइए, आप यहां पे छोड़ दीजिए कांग्रेसी हैं, हम भाजपाई हैं, हम क्या है, हम देश का होके प्रैक्टिकल बात सोचिए। उस समय उसकी जरूरत थी, हमने कर लिया। अब यहां पर उस समय जो सरकार बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार, वो बोलती है जी कि जो ये नाम है, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, आपने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है जी, बेड़ा हमने तो गर्क कर दिया, अब आप क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, अब हम रियल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाएंगे। मतलब अब हम चाइना से भी मिलेंगे। भाई आप रशिया से होके आ गए, तो केवल रशिया के साथ हो, तो बेसिकली अब आपको मल्टी डायमेंशनल हो जाना चाहिए। तो यहां पे उसकी आलोचना हुई और उसमें कुछ अपडेट कर दिया गया कि भाई उसके बाद से हिंदुस्तान ने अपने रिलेशन चाइना के साथ, अमेरिका के साथ और बहुत सारे देशों के साथ में बनाने शुरू किए। तो इसकी शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? इंदिरा गांधी जी को जाता है। तो बांग्लादेश का निर्माण होना एक पक्ष था, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी के एग्जीक्यूशन पे भी पड़ा, हमारी डिप्लोमेसी पे भी पड़ा, जो आपके सामने क्लियर है। मेरे दोस्तों, अमेरिका का जब ये जहाज हमारी तरफ आ रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की टेंशन क्लियर कट थी। बिकॉज एक सुपर पावर उस समय का, और हम एक नए उठे हुए देश थे, कंडीशंस तो बहुत अनुकूल थी नहीं। लेकिन जब रशिया का सपोर्ट हमें मिला, तो रशिया के सपोर्ट के पीछे थैंक्स किसको किया जाएगा? इंदिरा गांधी जी को किया जाएगा। मेरे दोस्तों, इसके बाद में परिणाम होता है 16 दिसंबर 1971 को। 13 दिन में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। मेरे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ये मिलिट्री सरेंडर था, 93,000। और इस निकम्मे पाकिस्तान को देखिए, इन्होंने अपने सैनिकों को मतलब मानने इनकार किया बहुत लंबे टाइम तक, और 3 साल तक हिंदुस्तान ने फोकट की रोटियां इनको खिलाई, अपने पास में रखा। अगर यही पाकिस्तान की एक्टिविटी हो चुकी होती, तो पाकिस्तान इनह्यूमन एक्टिविटी करने में देर नहीं लगाता। तो मेरे दोस्तों, यहां पे ये बच्चा नया आता है, आजकल आंख यही दिखा रहा है। खैर बात समझिएगा, कहावत है कि किसी की मौत आती है ना, तो गांव की तरफ भागता है। इस पे अच्छे से लागू होती है। दिन इसे भी दिखाए जाएंगे, और ये वो बहुत ही शानदार जबरदस्त इमेज है। इसको देख करके गौरवान्वित महसूस करिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के ये जनरल जो है, ये लेटर ऑफ सरेंडर के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं, और कैसे पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार डाल के चल रहे हैं। बिकॉज यही वो दूरदर्शिता जिसने रशिया के साथ में गठबंधन करा दिया। तो ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट यहां पे हो गया। खैर बढ़ते हैं सर अगली तरफ। तो यहां पे एशिया के अंदर सर, और दूसरी बात, एक आयरन लेडी के रूप में इनकी पहचान हुई है, ठीक है, इसीलिए इनको आयरन लेडी के रूप में उपाधि भी मिली। दोस्तों मेरे ख्याल में पहला पॉइंट है। दूसरा सर आता है सर, पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया। मेरे दोस्तों, राजस्थान की उस तपती मिट्टी के नीचे जब जबरदस्त धमाके हुए, तो उस धमाके का कंपन पूरे हिंदुस्तान में था। पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, पूरी दुनिया में था। और लेकिन दुनिया के अंदर जिसने सबसे ज्यादा महसूस किया, किस्मत से वो सबसे दूर था। अमेरिका की जड़ें कांपी थी। अमेरिका की CIA 24 घंटे, अमेरिका के सैटेलाइट्स 24 घंटे इस फिराक में थे कि कहीं इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट ना कर ले। अब आपके मन में एक सवाल कभी तो आना चाहिए कि आखिर में ऐसी कौन सी आफत आती है कि दूसरा देश न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बनना चाहिए? कारण क्या है? इसके ऊपर दोस्तों क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा और आपको एनालिटिकल वे में पूरी चीज समझाऊंगा कि आखिर में आफत होती क्यों है। खैर मुद्दे पे आते हैं। जब CIA लगी हुई थी, CIA बात समझ चुके हैं,
अमेरिका की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन CIA को पता ही नहीं चला कब जमीन के नीचे राजस्थान की तपती मिट्टी ने अपना जौहर दिखा दिया, अपना शौर्य दिखा दिया, और उसी दिन बुद्ध मुस्कुरा गए। स्माइल बुद्ध ऑपरेशन होता है और भारत जो है वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। उद्देश्य क्या था कि हम एक आत्मनिर्भर हो जाएं। कारण यह था कि भारत का पड़ोसी चाइना, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना के पास एटॉमिक एनर्जी, पाकिस्तान तो देखो ऐसा है, वो नहीं भी बनाता तो हाथ फैला के मांग लेता, क्योंकि इनका मोरल शुरू से डाउन था। बिकॉज ये पहले दिन ही अमेरिका की पहले दिन तो देखो हमसे पैसा लेके गए। आपको पता है, गदर मूवी देखना, वो डायलॉग बिल्कुल सच्चे डायलॉग हैं कि इतना करोड़ तुम्हें दिया तो तुम्हारे सर पे छत आई थी। ये कुछ भी किसी लेवल तक जा सकते थे। तो अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी रखना इट वाज एन प्राइम ऑब्जेक्ट, और ये इंदिरा गांधी जी ने किया। और उस समय पे भारत जो है वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में तहलका था सर, पूरी दुनिया में, कि ये क्या हो गया मेरे दोस्तों। इसके बाद के अंदर परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। मेरे दोस्तों, बुद्ध के पीछे एक युद्ध, यानी हम शांत हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे का शौर्य और एक बल था कि हम चुपचाप रह रहे, हम ज्यादा बोल नहीं रहे, हम अब एग्रेसिव नहीं है, बट वी नो हाउ टू डिफेंड आवर कंट्री एंड वी ऑल्सो नो हाउ टू डिफीट एनिमी कंट्री। तो ऑपरेशन स्माइल बुद्धा हुआ, भारत एक सक्षम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, और यह गौरवपूर्ण चित्र आपके सामने स्पष्ट है। मेरे दोस्तों, यहां की स्टोरी क्या थी सर? अमेरिका और चाइनीज जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, भारत चिंता में था कि कहीं गड़बड़ ना कर दे। CIA वर्षों तक भारतीय गतिविधि नजर रखी, लेकिन भारत ने दुनिया को चौंका दिया, और पूरी तरह से ये एक तरह से गुप्त परीक्षण था, पूरी तरह से ये इंडिजीनियस था, कोई टेक्नोलॉजी बाहर से हम नहीं लाए। भारत ने अपने दम पे परमाणु हथियार बनाए, और ये बेचारी ये जो ईगल है, ये देखता का देखता रह गया, ये कुछ ना कर पाया। और ऐसा ही 98 में भी हुआ था। अब जब ये बल हमारे को, हिंदुस्तान को इंदिरा जी के शासनकाल में मिला, तो उस समय हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारी जो IB है, हमारा जो रॉ है, उसका काम भी बड़ा गजब का था। बिकॉज उस समय के सारे इनपुट्स इंडिया को मिले होंगे, तभी तो इतना बड़ा गेम हमने उन लोगों की नजरों से बचा करके एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये नमस्कार, एक सलाम, एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारी उस लीडरशिप के लिए जिन्होंने हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। अब मेरे दोस्तों, वो जो परमाणु बम का जो हमने परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद में हमने अगला टेस्ट जो हमारा पोखरण 2 जिसे कहते हैं, उसका बेस बना। बिकॉज टेक्नोलॉजी तो हमारे पास में आ चुकी थी, उसको एनरिच किया गया। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 लेजेंड्स आपको नजर आएंगे। उस समय पे जो लीड कर रहे थे पूरे प्रोग्राम को, जो हमारा पोखरण 2 को, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, बाद में देश के राष्ट्रपति बने, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मेरे दोस्तों, ये उसका अगला स्टेप हो पाया। तो इंदिरा जी का वहां पे वो किया गया एक्शन हमारे को बेस बन के आगे मिला। वैसे हर पिछले शासक का किया हुआ काम आगे वाला उसको यूटिलाइज करता ही है, और ये साधारण बात है। खैर, तो भारत जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न हो चुका था मेरे दोस्तों। उसके बाद में आपने बांग्लादेश बना दिया, इंदिरा जी ने परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। लेकिन नजर जब पड़ी इस देश के आम जनता पे, और इंदिरा जी ने जब प्रियम्बल को पढ़ा होगा, प्रस्तावना को, तो वहां लिखा होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र। क्या लिखा होता है सर? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमारे पास में जबरदस्त थी, लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं थी। क्यों? क्योंकि बैंक थे, बैंकों के पास में पैसा बहुत था, लेकिन बैंकों के पास गरीब के लिए पैसा नहीं था। गरीब बैंकों तक नहीं पहुंचता था। अनाउंसमेंट होता है, और अनायास, बिना किसी पूर्व सूचना के मेरे दोस्तों, देश के 14 टॉप बैंक जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये आई थिंक 20 जुलाई संडे 1969 का ये न्यूज़पेपर है, बॉम्बे से पब्लिश है। मैं अगर क्लियर इसको पढ़ पा रहा हूं तो क्या लिखा है? 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, ऑर्डिनेंस फॉलो द यूनानिमस कैबिनेट डिसीजन। मेरे दोस्तों, यूनानिमस कैबिनेट डिसीजन लेकर के, ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए, तो देश के 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। सीधी भाषा में समझो, प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट ने अपना बना लिया। अब आप देखो, ये जो बैंक हुआ करते थे, ये 14 बैंक इतने बड़े थे कि इनका टोटल कंट्री के जो बैंकिंग एसेट थे उसका 80% इनके पास था। अमीर अंदर जाके एंजॉय करते, बैंकिंग से गरीब को मतलब ही नहीं था। तो यहां पे पहली बार क्या होता है सर? 19 जुलाई 1969 को हुआ, इसीलिए 20 तारीख की न्यूज है, सही पढ़ा मैंने। 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके पास देश की 85%
बैंकिंग कैपिटल हुआ करती थी। ये क्या छोटा निर्णय था? छोटा निर्णय था क्या? यस नो का कमेंट करना थोड़ा सोचिए अपनी नजर के अंदर। क्यों? क्योंकि आज तो सर व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का जमाना है। हर एक निर्णय हमारे सामने क्लियर होकर के सामने आ जाता है। लेकिन उस समय पे जो हो रहा था वो आज इस जनरेशन को, हमको पता ही नहीं है, पता नहीं है। इसलिए हम चीजों को डिवेल्युएट करते हैं और हमें लगता है कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आज जो भी हो रहा है, आज आप जहां भी हैं, आप इतना तो मानेंगे कि आपके परिवार की जो पूरे पहले वाली पीढ़ी है उन्होंने कुछ तो किया होगा, उसके बदौलत आप आ जाए हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड से कृतज्ञ कभी नहीं होना चाहिए। शब्द अच्छा है, याद रखिएगा। अब मेरे दोस्तों, टारगेट क्या रहा था कि अर्थव्यवस्था को आम आदमी के हाथ में दिया जाए। अब मेरे दोस्तों, ये तो हो गया जो हो गया। 1980 के अंदर जाकर के मिसेस गांधी ने 6 और बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक थे, उनको भी नेशनलाइज कर दिया। और देश की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बात इन्होंने कही कि भाई देखो, जब तक देश का आम आदमी, साधारण आदमी जो है वो बैंकों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक क्या होगा सर? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज एज एसेंशियल एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इंदिरा गांधी, आपको आर्थिक समाजवाद भी लाना पड़ेगा। राजनीतिक समाजवाद से अकेले से कुछ बहुत बड़ा काम होने नहीं वाला। मेरे दोस्तों, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो बैंकिंग के अंदर आज आप जाकर के ये बोलते हो ना कि मेरा खाता मेरा अधिकार, क्या टाइटल है सर? हाँ, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये जनधन योजना वगैरह, ये बेस वहां से बनकर के आया है। तो ये सुविधाएं आज हमें मिल पाई हैं। तो दोनों ही सरकारों के लिए समान रूप से हर प्राइम मिनिस्टर का, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, अभी नेगेटिव बहुत बड़ा आने वाला है। 5th नंबर पॉइंट, तो ये नहीं कि आप 5th पे जाके स्किप करके चले, सारी बात सुनते चलिए। 5वें नंबर पे आपको एहसास भी होगा कि हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं। हम यहां पे ट्रुथ पे हैं, इनसाइट पे हैं, इंपैक्ट की अपेक्षा है कि सच चीजें हम जाने समझें, आंख पे पट्टी ना रहे। मैं कई बार वीडियोस में बोलता हूं कि अगर कोई धृतराष्ट्र है तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई गांधारी है तो उसकी मूर्खता है। धृतराष्ट्र जन्मजात अंध है, लेकिन जो गांधारी की भूमिका महाभारत में आती है, उसने आंख पे पट्टी इसलिए बांध ली क्योंकि धृतराष्ट्र भी तो आंख से दिखता नहीं था। तो हम धृतराष्ट्र हैं अगर कोई, तो वो जिंदा रहे, उसको नमस्कार। लेकिन कोई गांधारी है तो उसको जगाया जा सकता है कि भैया आंख की पट्टी खोलो और सत्य चीजों को देखो। मेरे दोस्तों, 1975 तक ग्रामीण शाखाओं की संख्या 6 गुना बढ़ चुकी थी। मतलब 1969 से लेके 1975 तक आप देखिए कि 6 गुना जो बैंक की ब्रांचेस थी वो गांवों तक पहुंच चुकी थी। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था और वही फ्यूचर में आकर के हमारे जो आज यूपीआई है, जनधन है, इनका बेस बन के ये तैयार हुआ। मेरे दोस्तों, अगला और जबरदस्त निर्णय सर, हमारा देश आजाद तो हो चुका था। हमारे देश की प्रेम्बल जब दोबारा देखी गई, पढ़ी गई, तो एक बात समझ में आई कि हम यहां पे रिपब्लिकन शब्द हमारी प्रस्तावना में आता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारा ऑफिशियल नेम है। गणराज्य है, गणराज्य का मतलब समझते हैं, थोड़ा टेक्निकल समझ लीजिए, गणराज्य कहते किसे हैं। जहां भी वर्ड ये रिपब्लिक या गणराज्य आता है, उसका सीधा मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, कहने का मतलब प्रेसिडेंट जो होगा, वो बाई बर्थ यानी वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा, ऐसे नहीं होगा। वो इलेक्टेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। हम रिपब्लिक इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, दो इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बट इट इज इलेक्टेड। स्पष्ट है। अब हो क्या रहा था कि 1947 में आजाद हो रहे हैं, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है। अब वहां पे ये सवाल आया कि भाई जो ये राजे रजवाड़ों ने क्या हुआ था, एक प्रिवी पर्स पे साइन किए थे। प्रिवी पर्स मतलब प्रिविलेज्ड पर्स, पर्स मतलब पैसा, रोकड़ा, इस तरह से समझो इसको। तो प्रिविलेज दिया गया, प्रिविलेज में विशेषाधिकार दिए गए कि भाई आप महान हैं, आपने भारत के साथ में एसोसिएट किया है, आप इंडिया के साथ में जुड़ गए हैं, तो उसके बदले में हम आपको कुछ पैसा देंगे, प्रिवी पर्स देंगे। आपके टाइटल राजा, महाराजा, महाराणा, महाराव ये चलते ही रहेंगे। आपकी उपाधियां जो हैं सर, राजाधिराज, हिज हाइनेस, ये चलती रहेंगी। आपको कुछ पैसा भी दिया जाएगा क्योंकि वी आर थैंकफुल फॉर यू सर। अब सर 1950 से लेके 47 से लेके दौर चल रहा था, तो मिसेस गांधी के दिमाग में बात स्पष्ट थी कि नहीं सर, अब इसको रियल रिपब्लिक बनाना होगा। तो सर एंड मैम बड़ा ही खतरनाक जबरदस्त निर्णय लिया और प्रिवी पर्स एबॉलिशन एक्ट ला करके इसको साफ कर दिया गया। पहले जब सरकार ने निर्णय लिया तो उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर आक्षेप कर दिया और कहा कि भाई ये गलत है, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, न्याय की मूर्ति, आजकल तो आंख खुल चुकी है, पहले न्याय की मूर्ति के आंख पे पट्टी बंधी होती थी। तो आज भी सीधी बात समझिए, कोर्ट के अंदर सारा खेल आर्ग्यूमेंट का होता है। जो मजबूत तर्क जो रख देगा वो उसकी जीत हो जाती है। तो यहां पर पॉइंट क्या है,
पॉइंट ये, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि नहीं, तब फिर मिसेस गांधी का कमिटमेंट एकदम मजबूत था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया। और मेरे दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पारित हो गया और प्रीवी पर साफ हुए, देश रियल रिपब्लिक बना। ये नवभारत टाइम्स का असर लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा नरेशों की मान्यता, प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार तुरंत समाप्त। राज्यसभा में भी चौहान द्वारा निर्णय की घोषणा। अब संक्रमणकालीन सुविधाओं का आश्वासन दिया गया कि कुछ दिन तक आपको चीजें हम देते रहेंगे, सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये बड़ी सूचना, डेट देखें कब की है यार, ये वो सितंबर 1980 है, ये वो वाली हिंदी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ये देखो सर, द हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, क्या लिखा है, प्रिंसेस लॉस्ट बाय बेयर 9 वोट्स, 9 वोटों से हार गए सर। लोकसभा adopts constitution bill, constitutional amendment bill 3 1992 154 unveil performing during passage। तो ये लो सर, ये इस तरह से आप देखिए प्रीवी पर्स को साफ कर दिया गया। प्रीवी पर्स का साफ होने के बाद में ये कार्टून बड़ा पॉपुलर हुआ था, इसकी व्याख्या तो सर आप लोग ही कर लें, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मैं करूंगा। ये पब्लिश हुआ उस टाइम का आर्टिकल था, समझ लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। मेरे दोस्तों प्रीवी पर्स की जब समाप्ति हुई तो पूरी तरह से भारत एक ऑफिशियल रिपब्लिक तो था, लेकिन एक्चुअल रिपब्लिक बनके हमारे सामने आता है। अब 1971 का था, रियासतों के विलय के बदले भारत सरकार राजाओं को सालाना भत्ता देती है, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। तो देखिए ना सर, हम रियल रिपब्लिक बने, क्या ये कम बड़ा योगदान है? अब इसके साथ साथ में संशोधन के विशेषाधिकार समाप्त हुए, वीवी गिरी ने इंदिरा का समर्थन किया और संसद ने, विपक्ष ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में इसको अवैध ठहराया, लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन 1971 के जरिए इसको पारित करा दिया। मतलब कि अब सरकार की तरफ से मिलने वाला राजे महाराजाओं का पैसा, उनकी जो प्रिविलेज जो उनको मिलते थे, विशेषाधिकार मिलते थे, उनकी जो टाइटल्स थे, सबको साफ कर दिया गया। मेरे दोस्तों ये प्रीवी पर्स जो खत्म किए गए, उसका जो गजट नोटिफिकेशन निकला था, द कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का ये ऑफिशियल लेटर आपके सामने पेश कर दिया है। अब मेरे दोस्तों इसके परिणाम तो खैर आपके सामने है ही। अब एक जो 5वां पॉइंट जिसकी हम इंतजार कर रहे थे दोस्तों, ये आता है। कहते हैं ना कि हर शख्स की व्यक्तित्व के एक काला पक्ष भी होता है। इंदिरा जी का ये डार्क साइड हिंदुस्तान ने देखा कि इतना आपने बेहतर कुछ किया, लेकिन ये एक एक्शन ने सारी चीजों को मटियामेट किया। क्या नहीं हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर, एक एक बात आज बात करेंगे मेरे दोस्तों। और ये विशेष फोटो दूसरी जो आप देख रहे हैं, ये मिस्टर संजय गांधी हैं। संजय गांधी कौन? इंदिरा जी के बेटे। संजय गांधी कौन? वर्तमान जो आप नाम सुना ही होगा, मेनका गांधी, मेनका गांधी जी के पति। वरुण गांधी का नाम सुना होगा, उनके स्वर्गीय पिता। अब मेरे दोस्तों इनकी कहानी किससे बड़े गजब के थे। कभी एक किताब है सर, इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, और नाम वो शायद नैयर साहब की है, उसको पढ़िएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरजेंसी में क्या हुआ था? इमरजेंसी में देश के लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई, आर्टिकल 352 लगाया। क्यों, क्या, कैसे लगा, उसकी थोड़ी सी बात करता हूं। और एक मैं, अगर आप चाहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो इमरजेंसी के ऊपर ही बना करके लाऊंगा। क्यों, क्या, इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में आपको बताऊंगा। आज बात थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, बिकॉज ज्यादा लंबा वीडियो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों ये जब निर्णय लिया गया इमरजेंसी का, तो आप देखिए, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी, इंटरनल इनसिक्योरिटी इन डेंजर सेज पीएम। मतलब एक ही आंतरिक अशांति के नाम पे सर इसको क्या कर दिया गया, प्रोक्लेम कर दिया गया, लगा दिया गया इसको। और कहते हैं कि उस समय राष्ट्रपति जी के, मतलब कार्टून ऐसे पब्लिश होते हैं कि नहा रहे थे बाथरूम में और बैठ सिग्नेचर कर दिए। मतलब देखा ना, सोचा ना समझा कि भाई हम करने क्या जा रहे हैं। आप देखो राजीव गांधी जी के टाइम पे ज्ञानी जैल सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया था, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार ये चाहती थी कि भाई जो लोग जो लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उनको सरकार को ये राइट दिया जाए कि उनको, सरकार को जब रिक्वायरमेंट हो तो सरकार उनके लेटर को खोल ले, पढ़ ले, जान ले। तो इसको जब लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास में गया सिग्नेचर के लिए, तो सर इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज कर लिया। पॉकेट वीटो मतलब जेब में डाल के रख लिया, ना हाँ बोला ना बोला, और वो अमेंडमेंट बिल ही खत्म हो गया। सरकार भी चली गई, राष्ट्रपति जी भी चले गए। तो इतना बड़ा कलेजा उन्होंने दिखा दिया था। इन महाशय ने काम नहीं किया, तो साहब देश के अंदर इमरजेंसी लगती है, और ये इमरजेंसी का दौर सारे अधिकारों को नाश करने वाला था। मेरे दोस्तों छोटी छोटी बातें आप
अगर बहुत यंग हैं तो अपने पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा, और अगर आप वाकई में इस दौर को देखें तो आपको याद आ जाएगा। आप देखिए किस तरह से, जैसा मैंने सुना और जाना है कि जो शुगर होती है, चीनी होती है, चीनी लोग खरीद नहीं सकते थे मेरे दोस्तों। कोई उत्सव आप घर में कर नहीं सकते थे। 100, 150, 200 लोगों का खाना यदि आपको करना है, भोजन कराना है, तो मिठाई तो बनेगी ना शादी उत्सवों में। तो लोग रात को चोरी छुपे 2, 2:30, 3 बजे बैलगाड़ी पे, अपनी बैलगाड़ियां, क्योंकि गाड़ी की आवाज में पुलिस देख लेगी, बैलगाड़ियों के ऊपर जो कंट्रोल से चीनी आया करती थी, राशन से, वहां से चीनी लाया करते थे। और जो चीनी के जो बैग होते थे उनको गड्ढा खोद के, जला के दबाया जाता था। जो जूठी पत्तलें होती थी उनको जमीन में दबा दिया जाता था कि कहीं नजर ना पड़ जाए। मेरे दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण का गंदा काम यहां पे हुआ। एक नारा लगाया गया, मेरे मुंह पे तो शोभनीय नहीं है लेकिन जो लगा वो बताता हूं। कहते हैं कि नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंशीलाल। कौन थे बंशीलाल जी? बंशीलाल जी हरियाणा के थे। और जिस तरीके से मारुति 800 का प्लांट वहां लगा, जैसे गुड़गांव, उधर की जमीनें कौड़ियों के भाव में दी गई। कभी इमरजेंसी कहानी बड़ी शानदार है, सुनिएगा, समझिएगा, मजा आपको आएगा और खून खौलेगा कि यार लोकतंत्र को इस तरह से भी खुद के राजकाज के लिए चलाया जाता है क्या। अब मेरे दोस्तों, मुद्दा यह आता है कि आखिर में इमरजेंसी लगी क्यों थी। मेरे दोस्तों, इमरजेंसी लगी, पूरे देश के ऊपर ताले लगा दिए गए, कुछ नहीं बचा था। असल के अंदर मुद्दा है सर ये केस, जो ये केस है कौन सा? राजनारायण, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। मेरे दोस्तों, इस केस के अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि मिसेस इंदिरा गांधी जो अपने लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का गलत तरीके से यूज किया है और इसकी वजह से चुनाव जीती हैं। तो उनको कह दिया, हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इस तरह से गांधी को अपने पद पे रहने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये बाध्यता हो जाती है कि अब प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और ये राजनारायण इस केस को जीत जाते हैं। अब होता क्या है कि जब इंदिरा जी, जैसा कि इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी के अंदर लेफ्टिनेंट नैयर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इंदिरा जी को जब अकेलापन सताता था, जब वो टेंशन में होती थी, तो अकेलापन सताता, खैर गलत मुंह से निकल गया, जब वो टेंशन में, स्ट्रेस में होती थी, तब वो अपने घर के स्टोर में चली जाया करती थी। बात को सुन लीजिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, माफी चाह रहा हूं। अब जब वो अपने स्टोर में पहुंचती थी तो उसका मतलब समझ जाइए कि इंदिरा जी किसी स्ट्रेस में, टेंशन में है। तो वहां से पहली बार फोन संजय गांधी जी को किया जाता है कि भाई आइए, और वहां पे जब चर्चा उनकी होती है तो संजय गांधी मना करते हैं कि नहीं, आपको इस्तीफा नहीं देना, क्योंकि इंदिरा जी इस्तीफा देने की तैयार थी। उनको लगता था कि भाई अभी हम किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बाद में उसका रेजिग्नेशन लेकर के फिर से हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो संजय गांधी ने इस बात के लिए मना किया, बोला कि मां, पद कोई छोड़ेगा नहीं और हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। मेरे दोस्तों, उसके बाद में आर्टिकल 352 का यूज हुआ, देश में इमरजेंसी लगी और देश ने जो देखा वो आपके सामने है। यहां से दौर शुरू हुआ। अब यहां से देखिए, जो मेन विपक्ष का आंदोलन चला वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला। जेलों को भर दिया गया, उस समय के ऊपर विपक्ष को टोटल जेल में डाल दिया गया था, किसी की आवाज नहीं, पूरा मीडिया पे सेंसरशिप था। आप क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, क्या पब्लिश होगा, क्या वीडियो बनाएंगे, वो सारा इमरजेंसी का दौर था। तो जो आज के टाइम पे लोग ये बात बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, भैया लोकतंत्र तो आज लोकतंत्र खतरे में होता तो क्या मैं, जो पहले मेरे वीडियोस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बात की है, क्या कर पाता? लोकतंत्र खतरे में होता तो क्या मैं विपक्षी पार्टी के तारीफों के पुल पिछले 4 पॉइंट से बांधे वो बांध पाता? लेकिन लोकतंत्र है, इसलिए मैं सच बोल पा रहा हूं। ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। अब मेरे दोस्तों, ये शुरू हुआ। अब कुछ लोग यहां दौरेधार की बात करते हैं, ये पॉइंट को थोड़ा गौर से समझिएगा, डिफरेंट एनालिटिकल व्यू आपको मैं दे रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं जी ये थोड़ा पॉजिटिव रहा, पॉजिटिविटी भी हर आदमी कुछ तो देख ही लेगा सर। वो बोलते हैं जी डिसिप्लिन डेवलप हुआ, ट्रेन टाइम पे चलती थी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। अरे भाई, मुझे आप एक बात बताओ, कोई कहे मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं, एक और किसी को दया आ जाए, यार इसकी गरीबी तो दूर करनी पड़ेगी, गरीबी दूर करनी पड़ेगी, उसको लगा दे बेहोशी का इंजेक्शन, लगा दिया। जब वो उठा तो वो याद करिए ना रन मूवी, अब वो उसके यहां पे चीरा लगा हुआ था, किडनी बाहर थी, किडनी निकाल के बोले ले पकड़ बेटा 25 लाख पकड़, आज तेरी गरीबी दूर हो गई। और ज्यादा गरीबी हो तो दूसरी भी। अरे भाई, गरीबी दूर करनी थी किडनी की कीमत पे, थोड़ा सोचिए। यहां पे गरीबी, इस देश को अनुशासित किया गया इमरजेंसी के हंटर से। तो यहां पे सर होता क्या है कि कड़ी आलोचनाओं का शिकार उस समय की सरकार होती है और इस देश, दोबारा से ये देश जो है मेरे दोस्तों चुनाव में जाता है। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार पलटती है और पहली बार किसी दल की एक सरकार नहीं थी,
लेकिन इस सरकार को कहा जाता है कि ये पहली नॉन कांग्रेसी सरकार इस देश ने देखी। तो ये इमरजेंसी ने भी कुछ टर्न लिए, इसके भी कुछ इंपैक्ट, जैसे आज कोविड आया, कोविड ने 50 समस्याएं हमारे सामने रखी, लेकिन उसका इंपैक्ट कई पॉजिटिव वे में भी पड़ा। अब इसका फर्क क्या पड़ा देखो, पहली चीज तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन मिली, लोगों की नजरों से पट्टी हट गई कि भाई यार एक सिंगल पार्टी के पीछे पागल नहीं रहना चाहिए, तानाशाह होने में कभी कोई देर नहीं लगाएगा। और ये हर समय ये बात रिलेवेंट है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब मेरे दोस्तों, जब यहां पे ये सत्ता पलटी, मोरारजी देसाई की सरकार आई, विपक्ष एक हुआ, नॉन कांग्रेस सरकार आई, अलग अलग पार्टियों को ग्रो करने का मौका मिला और इसने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो है हमारे देश की, उसको मजबूत होने में काफी सहयोग किया। अब पर देखिए सर, 1980 में फिर चुनाव हुए और इंदिरा जी जबरदस्त तरीके से जीत करके वापस आई। ये उनका व्यक्तित्व का करिश्मा था। मेरे दोस्तों, कुछ इमरजेंसी को लेके नवभारत टाइम्स का एक इमेज मुझे मिला है, जो उनको क्रेडिट उनको जाता है इस स्लाइड का। सर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। 1976 में संजय गांधी के आदेश पर नसबंदियां शुरू होती हैं। 85 लाख लोगों का नसबंदी कर दिया गया सर 19 महीनों में। पॉपुलेशन कंट्रोल करना था, ठीक है। इसके बाद 15 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों की नसबंदी कर दी गई। अरे भाई, इसने क्या बिगाड़ना था, इसकी तो जिंदगी खराब कर दी, लेकिन आंकड़े बढ़ाने तो 70 साल के को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और 2000 लोगों को मौत हो गई गलत नसबंदी के दौरान। दोस्तों, ये काला सच उस इमरजेंसी का है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़े कदम मैंने आपको बताया। दूसरा, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं इंदिरा जी के साथ में कौन है, ये है वो बंसीलाल, जो इंदिरा संजय बंसीलाल, ये बंसीलाल जी आप मेरे इस तरफ यहां देख पा रहे हैं। और इन्हीं को क्रेडिट जाता है मारुति के एस्टैब्लिशमेंट का भी। कभी इमरजेंसी की वीडियो में आपको इसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा कैसे एस्टैब्लिश हुई। दोस्तों, इनके ही शासनकाल में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कड़वा सच है, कभी इस पे भी बात करेंगे। कैसे स्वर्ण मंदिर में जो है वो फोर्सेस को एंटर कराया गया था, कैसे खालिस्तानी मूवमेंट को नाश करने की ये कोशिश की गई थी। तो कुछ इसके फेवर में रहे, कुछ इसके विपक्ष में रहे, मसले बहुत सारे हैं, बात फिर कभी की जाएगी। और इसी का परिणाम ये हुआ कि कभी गांधी जी के, एक तस्वीर में देखिए, गांधी जी के बगल में जो बैठी हैं ये प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के अंतिम यात्रा का ये फोटो दुर्भाग्य से इस देश को देखना पड़ा। इनका असैसिनेशन हुआ, इनकी हत्या कर दी गई। तो हत्या जो हुई, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्हीं के बॉडीगार्ड ने एक कुछ विचारों, कभी इसके ऊपर बात करेंगे, खैर ज्यादा इसको डिस्कस मैं नहीं करूंगा। तो ये कहानी, ये 5 स्टेप इंदिरा गांधी जी के हमने देखे। मेरे दोस्तों, कोई भी पर्सनालिटी कंप्लीटली साफ सुथरा नहीं होता है, किसी में भी सारी अच्छाइयां नहीं होती हैं, किसी में भी सारी कमियां भी नहीं होती हैं। आप अपने व्यक्तित्व को भी देख लीजिए, कुछ अच्छाइयां होंगी तो कुछ कमियां जरूर होंगी। तो कमियों को साइड में रख करके आगे के लिए शिक्षा ले ली जाए और अच्छाइयों को समझा जाए और उनको जीवन में उतार लिया जाए। तो इस देश के निर्माण में, इस देश के बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में इंदिरा गांधी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ में जो इमरजेंसी का दौर था, वो वर्तमान से लेकर आने वाली सारी सरकारों के लिए एक सीधी सीधी शिक्षा है। इस देश के जो सिटीजन हैं, उन लोगों की समझ के लिए ये एक तरह से सायरन है, ये ये रेड सिग्नल है। पता रहे कि कब कौन सी संभावनाएं तानाशाही की तरफ देश को ले जाएंगी, तो अवेयर हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सरकारें, अटल जी वाली बात है, सरकारें आएंगी और जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कि वाकई में ट्रुथ है और इंसाइट है, तो आपके कमेंट के थ्रू इंपैक्ट जरूर दीजिएगा। दोस्तों के साथ में शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करना, तो हमारा हौसला ही बढ़े। और मैं थैंकफुल हूं आप सभी के लिए कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में आपने चैनल के जो हमें सहयोग किया, हमारे वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं। आगे इसी तरह से प्यार अपना देते रहिएगा, हमारे साथ में जुड़े रहें। बहुत कुछ सच्चा और अच्छा सीखने को आपको इस चैनल पर मिलेगा। बहुत सारी प्लानिंग्स और हैं, उनको लेके भी मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मानस एकेडमी। मानस एकेडमी एक्चुअली बोलने में यूं आता है, मेरा एक और चैनल है, उसी का अभ्यास है। वहां मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, मेन मेरा वो पेशा है। तो खैर, अभ्यास है तो मुझसे निकल गया। तो जुड़े रहिए नीरज पारिक ऑफिशियल पे। मुलाकात करूंगा मैं फिर आपके साथ में कल एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, कल का जो वीडियो होगा वो बड़ा शानदार, धांसू धमाकेदार होगा, देख लीजिएगा। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक वेरी सून हम प्रोवाइड करा देंगे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। फिर मिलूंगा। जय हिंद, नमस्कार।